पढ़ रहे हैं, ठीक है। नल डायनेस्टी छत्तीसगढ़ के दक्षिण के क्षेत्र में राज कर रही है, ठीक है। जगह कौन सी है? पुष्करी। क्या नाम है? पुष्करी। पुष्करी मतलब आज का भोपालपट्टनम बीजापुर जिला, ठीक है। यहाँ पर ये वंश शासन कर रहा था। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? हिंदी में, हाँ। ये वंश शासन कर रहा है कहाँ पर? बीजापुर के क्षेत्र में। और इनका युद्ध किससे हो चुका? वाकाटक डायनेस्टी से, वाकाटक वंश, ठीक है। वो कहाँ पर है? तो नागपुर वाले एरिया में। नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन शासन कर रहा है? वाकाटक, ठीक है। और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में कौन शासन कर रहा है? नल डायनेस्टी। और ऊपर देखे थे मगध वाले एरिया में शासन कर रहे हैं गुप्त, ठीक है। पहले गुप्तों का आक्रमण हुआ दक्षिण की साइड, तो इन दोनों ही वंश के राजाओं से लड़ाई हुई और उनको हराया गया, ठीक है। जैसे ही ये हारेंगे इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, तो ये अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि जो एरिया इनको मिला था वहीं तक वो रिस्ट्रिक्टेड रह जाएंगे, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी आपस में लड़ाई चालू हो गई। ये दूसरा कारण रहा कि ये अपने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं दे पाए। मतलब जैसे ही विस्तार करने की कोशिश किए होंगे, जैसे ही एक्सपेंड करना चाहे होंगे, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आए ही होंगे, क्योंकि सीमा कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगती थी। तो ये आपस में लड़ाई या युद्ध करना चालू कर दिए, ठीक है। इसलिए जो ये इनका एक्सपेंडेशन है वो अपने ही एरिया में दिखता है, कोई नया एरिया अपने को जीतते हुए नहीं दिखता। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये उत्तर में बहुत ऊपर तक जा पाए हो या दक्षिण में, क्योंकि दोनों साइड एक बड़ा वंश बैठा हुआ है। बताया था स्थिति, ऊपर गुप्त हैं और नीचे कौन बैठा हुआ है? चालुक्य लोग, चालुक्य शासक। नीचे नल वंश के नीचे कौन है? चालुक्य लोग बैठे हैं, और उनके नीचे पल्लव शासक जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीजें उनको एक्सपेंड करने से रोकती हैं, तो वो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाते अपने साम्राज्य का। लेकिन इसका फायदा मिलेगा आज जो हम डायनेस्टी पढ़ने वाले उन डायनेस्टीज को। जैसे ही गुप्त आए और उन्होंने किसको हराया? वाकाटक और नल को। ये दोनों ही वंशों को वो हराएंगे। हराने से ये हो जाएगा कि इनकी स्थिति हो गई है कमजोर, ठीक है। जिसका और ऊपर का क्षेत्र पूरा खाली है। देखें अपन सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, ये वाले एरिया में अभी कोई नहीं है, क्योंकि नागपुर कहाँ पर है? वो भी बीजापुर से लगा हुआ है, और बीजापुर तो नीचे है ही जहाँ पर नल है। तो यदि वाकाटकों को ऊपर जाना है, मतलब पहले उन्हीं के प्रभाव में रहा होगा जब तक गुप्त से संधि रही होगी, उनका विवाह होता रहा होगा उस टाइम तक, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल तक की बात कर रहा हूँ मैं। उस टेन्योर में तो ये हुआ होगा कि ये एरिया किसके पास रहा होगा? वाकाटकों के पास। लेकिन जैसे ही इनके नल से युद्ध हुआ होगा, ये पक्की बात है कि इनका संपर्क किससे टूट गया होगा? हमारे जो उत्तर का भाग है, छत्तीसगढ़ के उत्तर का भाग है, उस एरिया से। मैप से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाए। ये छत्तीसगढ़, ये सरगुजा डिवीज़न, ये बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, और ये दुर्ग, ठीक है। अभी डिवीज़न ही रखते हैं और यहीं पे समझते हैं, ठीक। मैं बोल रहा हूँ इस एरिया में कौन है? नल, नल डायनेस्टी, ठीक है। इसी से लगा हुआ, यहीं से तो महाराष्ट्र लगा हुआ है ना, ये वाला एरिया। हाँ, ये बीजापुर, बीजापुर से ऊपर ये वाला एरिया, ये महाराष्ट्र है। और यहाँ पर कौन है? वाकाटक, वाकाटक, ठीक है। और ये यूपी का एरिया लगता है, यहाँ से यूपी चालू हो जाता है। यहाँ कौन है? गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। मैं बोला जब गुप्त आक्रमण किए अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो दक्षिण जा रहे थे, तो उन दोनों ने इन दोनों को हराया, मतलब गुप्त ने इन दोनों को हराया, ठीक है। बाद में हम देखते हैं गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, सेकंड आता है। उसकी मैरिज, उसके बेटे की, उसके डॉटर की मैरिज किससे होती है? वाकाटक का एक शासक पढ़े अपन जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड,
ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, उससे उसकी मैरिज हुई। जब उससे मैरिज होगी तो इन दोनों में पारिवारिक संबंध हो गया होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाला एरिया जो जीत के गया था समुद्रगुप्त, इनडायरेक्टली किसके पास आ गया होगा, वाकाटक के पास, क्योंकि ये इनसे पास है। अब वो गुप्त तो आएंगे नहीं, तो इनके लिए काम कौन करता रहा होगा, वाकाटक, ठीक है। लेकिन नल डायनेस्टी के परमिशन के बिना ये यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये एरिया किससे लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, और छत्तीसगढ़ में कौन है, नल। और हम देखते हैं कि जैसे रुद्र के सेकंड के बाद अपन देखते हैं स्थिति बिगड़ती है और दोनों में युद्ध चालू हो जाता है। नरेंद्र सेन से देखे थे ना कि युद्ध चालू हो गया, और जब युद्ध हुआ होगा तो इनको कहाँ नहीं आने मिला होगा, छत्तीसगढ़। कहीं ना कहीं ये अपने एरिया को बचाने में लग गए होंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला पार्ट बच गया, नीचे तो नल हैं, ये भी नहीं ऊपर जा पा रहे, क्योंकि यदि ये ऊपर जाएंगे तो वाकाटक अटैक करेंगे, और ये ऊपर जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के कारण ऊपर एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये पूरी संभावना बन गई कि ये पूरा एरिया खाली है, तो कोई ना कोई नई डायनेस्टी पैदा हो यहाँ पर। वो परिस्थिति निर्मित हो रही है यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि ये नए वंशों को पनाह देने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए, जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, वो यहाँ पर बन पा रही है, क्योंकि किसी से युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा यदि वो इंडिविजुअल अपना वंश बनाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे दो छोटे छोटे वंश देखते हैं। ये रायपुर का एरिया है, आरंग, ठीक है। आज जो दो वंश पढ़ेंगे अपन, एक का नाम है राजर्षि तुल्यकुल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश, राजर्षि तुल्यकुल डायनेस्टी, ठीक है। एक ये कहाँ पर आएंगे, आरंग वाले एरिया में, ठीक है। जैसे ही समुद्रगुप्त वापस गया, मतलब ऑलमोस्ट कौन सा ईयर होगा ये, कौन सी सेंचुरी होगी, 5th सेंचुरी के आसपास। 4th सेंचुरी में वो अटैक किया था, 4 to 5th सेंचुरी उसका कार्यकाल है, मतलब उस टाइम तक तो नहीं आए होंगे वो, क्योंकि रिसेंटली वो अटैक करके गया था, हो सकता है वापस आ जाए, इसलिए 4 to 5th तो नहीं आए। लेकिन 5th में अब समझ आ गया कि अब ये अटैक करने वापस नहीं आ रहा है, और नीचे वाले आपस में लड़ना चालू कर दिए। इसी का फ़ायदा ये डायनेस्टी उठाएगी, और कहाँ पर आ जाएगी, आरंग वाले एरिया में। ये पहली डायनेस्टी होगी, लोकल डायनेस्टी, ठीक है। पहला रीजनल डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ का, राजर्षि तुल्यकुल वंश। बाकी जो हम देख रहे हैं ये रीजनल नहीं मानते हैं, इसको हम नेशनली मानते हैं। ये सारे जो डायनेस्टीज थी वो नेशनल लेवल पे रूल कर रही थी, पर हम राजर्षि तुल्यकुल वंश को मानते हैं कि ये हमारी रीजनल डायनेस्टी। पहली रीजनल डायनेस्टी कौन सी थी, पहली लोकल डायनेस्टी कौन सी थी, तो यही थी, राजर्षि तुल्यकुल वंश। बहुत कम समय के लिए ये रूल करेंगे, ठीक है। बहुत कम मतलब बहुत ही कम, शायद एक आध शताब्दी ऐसा मान सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा सोर्स मिला है जहाँ से इनका इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पे हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं होगी, बहुत जानकारी नहीं मिलेगी इसके बारे में, क्योंकि एक कॉपर प्लेट मिली है, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे हमको पता चलता है, इनका इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये कौन थे, क्या कर रहे थे। जिसके बारे में सब कुछ लिखा नहीं गया, तो जितना उस कॉपर इंस्क्रिप्शन में बताया गया था, ताम्रपत्र में बताया गया था, उतना ही हम जान पाए, ठीक है। तो बहुत छोटी सी डायनेस्टी। दूसरी एक डायनेस्टी मिलेगी, एक्चुअल में ये थे उड़ीसा के, लेकिन इनका एरिया कहाँ पर भी था, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का ये गरियाबंद, देवभोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद का देवभोग एरिया, यहाँ पर पढ़े थे हम पर्वत द्वारक डायनेस्टी, पर्वत द्वारक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आया। आज की जो डायनेस्टी पढ़ने वाले उनकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग बहुत दूर हैं, तो जो उड़ीसा के वंश थे वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि कुछ एरिया तो हमको मिल जाए। तो जो एरिया उड़ीसा से लगता था वो एरिया किसको मिल गया, पर्वत द्वारक वंश को। ये भी बहुत छोटा सा वंश है, केवल 2 शासक इसके पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आएगा एक बड़ा वंश, ये अभी तक कहाँ थे, तो ये लोग थे वाकाटक के सामंत, ठीक है। मिनिस्टर्स के रूप में वर्क कर रहे थे वाकाटकों के। जैसे ये लोग देखे कि ये लड़ रहे हैं किससे, नल डायनेस्टी से, तो इनको समझ आ गया कि इनका समय ज़्यादा नहीं है, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो सकते हैं,
तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से मूव करके ये आ जाएंगे सिरपुर वाले एरिया में, सिरपुर मल्हार, मल्हार सिरपुर, सॉरी मल्हार गलत जगह बना दिया, इसको बिलासपुर में ले आते हैं, ठीक है। ये सारंगढ़ और सारंगढ़ के नीचे ये सारंगढ़, ये मल्हार और ये सिरपुर, ये तीन एरिया में, मतलब ये तीनों ही एरिया ऑलमोस्ट बिलासपुर और रायपुर का एरिया, इनके जाने के बाद तब तक कौन खत्म हो गए रहेंगे, राजर्षि तुलकुल वंश, ठीक है। इनके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल एक पीरियड मिला है 100 साल का, उसके बाद इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये चले गए यहाँ से, फिर से मिडिल का पूरा एरिया खाली हो गया। ये बात किनको पता है, जो वाकाटक के मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि भाई ये तो रूल कर ही रहे हैं वाकाटक के साथ में मिलके, अभी तक मिनिस्टर थे, अब ये इंडिविजुअल शासक बन जाएंगे, बात समझ आई। तो ये कहाँ आ गए हैं, सारंगढ़, पहले स्टार्ट करेंगे सारंगढ़ से, फिर मल्हार और सिरपुर को भी कैप्चर करेंगे, ठीक है। इस वंश का क्या नाम है, ये वंश है सरभपुरी, ठीक है। सरभपुरी क्यों, क्योंकि इसका जो पहला शासक रहेगा ना, उसका ही नाम क्या है, सरभराज, ठीक है। वो पहली बार आएगा कहाँ, सारंगढ़, मतलब रायगढ़ वाले एरिया में, आज तो अलग से डिस्ट्रिक्ट ही है सारंगढ़, ठीक है। सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सारंगढ़ आएगा, उस शहर को डेवलप करेगा एज अ सरभपुर, ठीक है, अपने नाम पे उसका नामकरण करेगा, सरभपुर करेगा, सरभपुर को ही बाद में सारंगढ़ कहा गया, ठीक है। तो ये डायनेस्टी हम आज पढ़ने वाले हैं, ये बड़ी डायनेस्टी होगी इंडिविजुअल, जो कि वाकाटक से हट के कहाँ पर आई थी, छत्तीसगढ़ में रूल करने के लिए, बात समझे। इसके आगे का सिनारियो देखेंगे, जब ये सरभपुरी डायनेस्टी खत्म होगी तो इसी के जगह पांडु आएंगे, जो सोमवंश के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं। स्टार्ट करेंगे ये लोग मैकल रेंज से, मैकल रेंज पढ़े हैं अपन, जब अपन ट्राइब पढ़ रहे थे तब भी बताया था, वहाँ पे पहली बार आएंगे और फिर एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, और एक्सपेंड करते करते ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ कवर करेंगे, लेकिन एट अ टाइम अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे। ऐसा कभी नहीं हो पाया कि पूरा छत्तीसगढ़ वो कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो 4 अलग अलग जगह पे हमको दिखाई देते हैं, अलग अलग टाइम पे, वो तब पढ़ेंगे जब ये खत्म हो जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पे आए। अभी तक का सिनारियो समझ आ रहा है कैसे हो रहा है। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उसका फायदा पहले ये दोनों उठाए, ये दो डायनेस्टी। जैसे ये बीच वाला एरिया खत्म हुआ, राजर्षि तुलकुल वंश खत्म हुआ, कुछ समय बाद वहाँ पर एक नई डायनेस्टी आई वाकाटक से अलग होके, जो मिनिस्टर्स थे उसके, वही एक अलग डायनेस्टी बनाएंगे, जिसको हम जानेंगे सरभपुरी डायनेस्टी के नाम से, सरभपुरी वंश के नाम से, समझ आया। अब बैकग्राउंड में वापस चलते हैं, नल डायनेस्टी के पास वापस चलते हैं ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर अगली डायनेस्टी पे जाएंगे, ठीक। तो हम बात कर चुके थे कल के क्लास में स्कंदवर्मन तक, राइट, स्कंदराज या स्कंदवर्मन यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। क्या बताया था स्कंदवर्मन, जल्दी से रिपीट कर दो तो आगे बताऊँ फिर, किसी को याद है, किसको याद है, हाथ खड़ा करो भला, 2 और 3। स्कंद वर्मन बस पूछ रहा हूँ मैं, ऊपर के शासक नहीं पूछ रहा हूँ, स्कंद वर्मन याद है कि नहीं, याद है, क्या बताया था मैडम? किससे? बीच में नहीं बोलना, जब आपकी बारी आए तब, हाँ ठीक, इतना बताया था, ठीक है। एक शासक है स्कंदवर्मन नाम का, ठीक है। इसके पहले का आप बैकअप क्लास में जब देखोगे तब देख लेना, क्योंकि वापस जाना टाइम वेस्ट होगा, हमें चीज़ें कंप्लीट भी करनी है। स्कंदवर्मन, इसका एक लेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमको पोड़ागढ़ से, जिसमें ये मेंशन है कि इसने क्या किया था, अपने पिता का अपने भाई का बदला लेने के लिए, ठीक है। इसका भाई कौन था, अर्थपति भट्टारक, ठीक है, अर्थपति भट्टारक इसका भाई है। इसको कौन मारा था, तो वाकाटक डायनेस्टी का एक रूलर है जिसका नाम क्या है, पृथ्वी, पृथ्वीराज और सेन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कौन है, सेन वाली डायनेस्टी जो हम वाकाटक पढ़ रहे हैं।
राज वाली डायनेस्टी दूसरी साइड में है, ठीक है। मतलब नल डायनेस्टी में जब आप नाम लोगे तो वहां पर राज आएगा, जबकि जब यहाँ पर आप ऐसे ही अभी प्रवर, जैसे सेन पढ़े, प्रवर सेन पढ़े ना यहाँ पर अभी, अब जब हम एक नई डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर प्रवर राज नाम आएगा, तो वहां राज है, यहाँ सेन है। सेन जब भी लिखाएगा इसका मतलब हम वाकाटक नरेश की बात कर रहे हैं, वाकाटक रूलर्स की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो पृथ्वी सेन जो है वो किसको हरा देगा, अर्थपति भट्टारक को, ठीक है। वो भी अपने पिता का बदला लेना चाहता था। अर्थपति भट्टारक जैसे ही हारेगा तो इसका छोटा भाई मतलब स्कंदवर्मन वो शासक बन जाएगा, ठीक है। ये उसकी अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान रहेगा, ठीक है, और इसकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसके कारण ये किस पे अटैक करेगा वापस, चाहता था कि पृथ्वी सेन पे अटैक करे, पर उस समय जब ये अटैक करता है तब तक पृथ्वी सेन ऑलरेडी डेड हो गया रहता है, ठीक है। उसको वहाँ कौन मिलता है उसकी जगह, देवसेन, एक नेक्स्ट उसका रूरल है जिसका नाम क्या है, देवसेन, ठीक है। देवसेन पे अटैक करता है और उस समय जो उसकी राजधानी है, उसका जो शहर है, उस पर अटैक करके उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब इसके रूल करने के लिए ये जो दो अलग अलग ब्रांचेस थी वाकाटक में, मैंने बताया था, एक शाखा जो कि नंदीवर्धन इनकी जो राजधानी है वहाँ पर रूल कर रही है, इनकी एक ब्रांच, ठीक है। इसी ब्रांच से इसका बार बार क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ठीक है। और इस वॉर के चलते ये जो ब्रांच है वो पूरी खत्म हो जाती है देवसेन में आके, ठीक है। पर इसी की दूसरी ब्रांच जो कि वत्सगुल मतलब पीछे वाले एरिया में, नागपुर से पीछे वाले एरिया में अभी भी रूल कर रहे हैं ये लोग। ये विभाजन अपन जब डायनेस्टी पढ़े थे तो देखे थे कि प्रवर सेन के दो बेटे रहते, तो वो अलग अलग जगह पर शासन करते हैं अलग। उस डायनेस्टी का एक रूलर रहता है जिसका नाम है क्या, हरिसेन। वो थोड़ा शक्तिशाली होता है, जिसके कारण वो कहाँ आके शासन करता है, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन। अब दोनों ब्रांचेस एक हो गई, वत्सगुल्म और नंदीवर्धन। लेकिन इसके आगे क्या हुआ इसका हमको जानकारी नहीं मिला है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पर ये तो समझ आता है कि जैसे ही स्कंदवर्मन वाकाटक पे अटैक किया उनकी स्थिति कमजोर हुई, ठीक है। और इसके कारण शायद ये डायनेस्टी हो सकता है कि हरिसेन के बाद कोई नेक्स्ट इसमें कोई ऐसा एम्परर नहीं आया जो कि इसको बड़ा बना सके, इसलिए शायद हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बाकी हम किसके बारे में पढ़ते हैं तो नल वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिली, तो एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसका नाम है पोड़ागढ़, ठीक है। पोड़ागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि इसने मेरे बड़े भाई अर्थपति को हराया था, जिसका बदला लेने के लिए मैंने देवसेन को पराजित किया। और अपने जब ये इंस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग करेगा तो वो पहले ही मेंशन करेगा कि ये वंश जो ये डायनेस्टी ये हमेशा विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, ठीक है। ये समझ आया, ये स्कंदवर्मन था। इसके बाद नेक्स्ट रूलर हम पढ़े थे स्तंभवर्मन, स्कंद के बाद स्तंभ, ठीक है, स्कंद के बाद स्तंभ, तो उसके बारे में लिखते हैं। ये नाम है क्या, स्तंभ, ठीक है। इसके पहले जो पढ़े वो था स्कंद, ठीक। इंग्लिश वाले नहीं लिखते बनोगे तो बनेगा तो बताना, तो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी बन तो जाना चाहिए, इतना भी टफ नहीं है, पर नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है क्या। नेक्स्ट रूलर देखें, क्या नाम है, स्तंभवर्मन। इसका कोई अभिलेख पढ़े हैं, हाँ, क्या नाम था, कुलिया अभिलेख। कहाँ पर है कुलिया, बालोद, ठीक है, बालोद जिला, बालोद डिस्ट्रिक्ट के कुलिया नामक ग्राम से, इन बालोद डिस्ट्रिक्ट, बालोद जिले के कुलिया नामक ग्राम, इन बालोद डिस्ट्रिक्ट from Kulia village we have got a inscription of Stambhraj which is known as Kulia inscription, ठीक है, which is known as Kulia inscription। तो इसका इंस्क्रिप्शन में कुछ स्पेशल नहीं है तो हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखना कि कुलिया इंस्क्रिप्शन किसका है, तो स्तंभराज का है, ठीक है। इसके अलावा कुलिया से ही 55 कॉइन्स मिले हैं, इसके करेंसीज मिली हैं, सिक्के या फिर मुद्राएं मिली, मुद्रा को करेंसी बोलते हैं, सिक्के को कॉइन बोलते हैं, तो आप जो भी लिखना चाहो। स्तंभराज की
55 मुद्राएं या 55 सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुलिया से मिले हैं। ठीक, ये स्तंभ राज, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन, एक तो सिक्के मिले हैं और एक इंस्क्रिप्शन मिला है, दो बातें इसकी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा शासक आएगा? कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, नंदराज या नंदवर्मन। ठीक है, नंदराज या नंदवर्मन, इनके पीछे आप राज ही लगा के रखना ज़्यादा अच्छा। स्कंदराज, स्तंभराज, नंदराज। ठीक है, नंदराज के बाद पृथ्वी, हाँ, पृथ्वीराज। ठीक, और पृथ्वीराज के बाद विरूपाक्ष। इन तीनों के बारे में कुछ नहीं याद रखना, मतलब चारों के बारे में ले लो, नंद, पृथ्वी, विरूप और स्तंभ के बारे में सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनके बारे में हमको कुछ नहीं याद रखना है। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि हमारे परीक्षा में पूछी जा सके। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो शासक है उसको हमको याद रखना है, उसका नाम क्या है? बिलासतुंग। बिलासतुंग। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूं? बिलासतुंग, बिलासतुंग याद रहेगा, बिलासतुंग का नाम। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमको? तो राजिम इंस्क्रिप्शन, राजिम, राजिम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख। इम्पोर्टेंट क्या है इस शासक के बारे में? ही वॉज द एम्परर हु, क्या किया था? हाँ, हु कंस्ट्रक्टेड राजीव लोचन टेम्पल। ठीक है, ये वो शासक है जिसने राजीव लोचन मंदिर बनाया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर बनाया और वहां पर इंस्क्रिप्शन खुदवाया। हु हैव इंस्क्रिप्टेड, इंस्क्रिप्शन इन राजीव लोचन टेम्पल। ठीक है, जहां से हमको इसके 3 पीढ़ी की जानकारी मिलती है कि क्या बताता है कि मैं कौन हूँ? बिलासतुंग। मेरे पिता का क्या नाम है? विरूपाक्ष। और मेरे दादाजी कौन थे? पृथ्वीराज। और मैं इन, मतलब खुद तो जिंदा है, तो मतलब अपने दादाजी और पिताजी के लिए लिखता है कि इन लोगों की आत्मा को मुक्ति मिले और शांति मिले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये मंदिर बनवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कहाँ पर इंस्क्रिप्टेड है? राजिम इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसके पिता और दादाजी की जानकारी हमको यहाँ से मिल गई और ये पता चल गया कि ये मंदिर बनाया कौन था? राजीव लोचन मंदिर बिलासतुंग ने बनवाया था। ये इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इससे एक बात और पता चली, क्या? कि इसका धर्म क्या रहा होगा? सनातन नहीं, वैष्णव। ठीक है, वैष्णव धर्म। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन का मतलब क्या होता है? हाँ, इटर्नल। उसका मतलब एक्सप्लेन करो। है एग्जैक्टली तो जिसकी शुरुआत ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, वो धर्म बन कैसे सकता है? वो तो हमेशा है ना। ठीक है, कोई धर्म की उत्पत्ति या अंत होता है। ठीक है, लेकिन सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक प्रवाह है, एक धारा है, जिसके कारण सनातन को हम धर्म बोलते तो हैं पर एक्चुअल में ऐसा कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। सुने हो क्या सनातन धर्म? ठीक है, या तो हिंदू धर्म है, या तो मुस्लिम धर्म है, या तो ईसाई है, या सिख है। ये धर्म है, ये रिलीजन है। सनातन एक धारा है, एक प्रवाह है जो हमेशा से है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? सनातन। उसको हम मान लेते हैं कि ये हिंदू धर्म है। ठीक है, पर ऐसा एक्चुअल में कोई धर्म नहीं है। किसी धर्म का मतलब क्या हुआ? कि किसी गॉड से रिलेट करके कुछ ऐसी मान्यताओं को रखना जो समाज के भले के लिए बनाई गई है। ठीक है, धर्म की परिभाषा क्या कहती है? धर्म की परिभाषा कहती है ऐसा हर वो काम
जो हर किसी को करना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो, वो क्या है? धर्म है। बात समझ आई? धर्म होता क्या है? धर्म किसी गॉड से रिलेटेड नहीं है। धर्म का मतलब क्या है कि हर वो चीज जो सबके भले के लिए की गई है, जो सबको करना चाहिए सबके भले के लिए, वही धर्म है। तो इसमें आप जब ये बोल रहे हो कि सबकी भलाई होनी चाहिए, इसका मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे किसी को नुकसान हो। तो यही क्या है? धर्म है। और सभी धर्म इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, बस उसको बताने का तरीका अलग अलग है। कि हो सकता है मैं उस धर्म को एक्सप्लेन करते समय बोलूं कि ये राम जी ने कहा है या ये शंकर जी ने कहा है, ठीक है, पर उसी धर्म को एक्सप्लेन करते समय कोई और बोल सकता है कि ये ईसा मसीह ने कहा है। जैसे सभी ने एक साथ बोला था कि भाई अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, सॉरी अहिंसा करो, है ना, हिंसा मत करो, ऐसा सभी ने कहा था। ठीक है, सभी धर्म ये कहते हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो बेसिक रिचुअल सभी में सेम है, बेसिक रूल सभी में सेम है, और इसीलिए इसको धर्म कहा गया। ठीक है, बाद में अलग अलग व्याख्या करता, जैसे मैं आपको धर्म की व्याख्या करके ही तो बता रहा हूँ, जो मैं धर्म का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मे भी मेरे से कोई वेरी कर सकता है, कोई बोला कि नहीं धर्म ये नहीं होता, धर्म का मतलब रोटी नहीं खाना होता है, धर्म का मतलब दूध नहीं पीना है हमारे धर्म में। अब आप उसके फॉलोवर हो तो उसको मानोगे, तो आपके लिए वो भी क्या बन गया? धर्म बन गया। पर एक्चुअल में वो है धर्म क्या? नहीं, वो समय के साथ बनाए गए नियम है, जो किसी चीज को मनवाने के लिए, जैसे नदियों को गंदा मत किया जाए इसलिए हमने उसको देवी का दर्जा दे दिया, कि भाई जब हम किसी को माँ मानेंगे, किसी को देवी मानेंगे, तो हम उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं। कोई भी कचरा डालने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं जो नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया कि वो बाद में क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो सबसे ज़्यादा गहरी आस्था धर्म के साथ थी, तो उन सभी रूल्स को किससे जोड़ दिया गया? धर्म से लाके जोड़ दिया गया। कि हमारे धर्म में सुबह 4 बजे उठने की मान्यता है, हमारे धर्म में रात को सोने की मान्यता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर पाओ। धर्म के आगे आदमी क्वेश्चन नहीं करता है। जब बोल दिया कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, तो फिर आदमी उसके आगे नहीं सोचता। इसलिए सारी चीज़ों को किससे रिलेट कर दिया गया है? धर्म से। ठीक है, एक्चुअल में धर्म क्या था? तो हर वो काम जो समाज की भलाई, क्योंकि जब समाज बना होगा उससे पहले तो कोई धर्म नहीं रहा होगा, धर्म का कॉन्सेप्ट ही समाज के साथ ही आया होगा। जब समाज का कॉन्सेप्ट एक दूसरे की हेल्प करने पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं जो धर्म बनाए गए वो वही रूल तो थे जो इस समाज को एक साथ बांध के रख सके। बात समझ आ रही है? जिसमें सभी का हित होगा। जब उन्हीं रूल्स को हम धर्म के रूप में परिभाषित किए और वो कुछ समय बीता, और उसके जब नए व्याख्याकर्ता आए होंगे, उसको नए तरीके से एक्सप्लेन करने वाले आए होंगे, तो उस टाइम पे उसी धर्म में वेरिएशन आ गई। ठीक है, जो कि अलग अलग धर्म बने, जो कि फिर अलग अलग भगवान से रिलेटेड होते गए। तो अब जो जिस भगवान को मानता था उसको एक संप्रदाय मान लिया जाता था, जो कि हम अभी देख रहे हैं। जैसे अभी हम जैसे राजीव लोचन या विष्णु भगवान या राम भगवान का नाम पढ़े तो हम समझ गए कि ये किससे होगा? वैष्णव धर्म से होगा, हिंदू नहीं, वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करता होगा। अब जितने भी गॉड थे जो कि हिंदू लोग मान रहे थे, इसको हिंदू धर्म बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम बोले कि हम ये सारे गॉड हमारे ही हैं। ठीक है, हर एक संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय, राम नामी संप्रदाय अलग है, वल्लभाचारी संप्रदाय अलग है, सब अलग अलग संप्रदाय हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म है। इसीलिए वेरिएशन है ना, हर किसी की पूजा अलग तरीके से होती है, फिर भी सिमिलैरिटी है। तो इसलिए हमने कहा कि हम सब एक ही हैं, पर एक ही धर्म में अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसलिए बाद में आप इन सब को उठाकर हिंदू धर्म में रख दिए। बात समझ आई क्या हुआ है? ये किस धर्म को फॉलो करता था? तो ये वैष्णव धर्म को फॉलो करता था। याद रहेगा क्या? राजीव लोचन मंदिर किसने बनवाया था? बिलासपुर में। ठीक है, बाद में देखेंगे कि इसी का जीर्णोद्धार या फिर जिसको रिनोवेशन बोलते हैं, रिनोवेशन कौन करवाएगा? पता है? राजीव लोचन मंदिर का रिनोवेशन किसने कराया? नीरा मैडम।
राजीव लोचन मंदिर को रेनोवेट कौन करेगा? क्या तो और कौन पढ़ा था हिस्ट्री सर से? अरविंद सर? नहीं, यही दो लोग दिख रहे हैं फिलहाल तो क्लास में। अनीता मैम पढ़ी होंगी तो नहीं पढ़े। पृथ्वी अभी आएगा जब अपन कल्चुरी डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है। नाम क्या रहेगा? अभी तो बताया, पृथ्वी सिंह नहीं। हाँ नहीं, हाँ पृथ्वीदेव सेकंड, फर्स्ट नहीं, पृथ्वीदेव सेकंड उसका सेनापति रहेगा, ठीक है। वो इसको रेनोवेट करवाएगा, आएगा अभी अपन देखेंगे जब अपन कल्चुरी शासन पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका नाम आएगा। पर याद रखना कि वो मंदिर बनवा कौन रहा है? बिलासपुर बनवा रहा है, ठीक है। इसी को रेनोवेट करेंगे अपन जब कल्चुरी पढ़ेंगे, मतलब हम जब 12वीं शताब्दी में पहुँचेंगे। अभी हम 6वीं शताब्दी में हैं, ठीक है। और 6वीं शताब्दी में क्या बन रहा है? राजीव लोचन मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ आया? ठीक है, ये बिलासपुर के बारे में। इसके बाद हम फिर से 3 शासक पढ़े हैं। कौन कौन से? पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव, नरेंद्र थबल, ठीक है। इनके बारे में हमको कुछ नहीं याद रखना है क्योंकि केवल इंस्क्रिप्शन हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ। भीमसेन देव के 2 इंस्क्रिप्शन पढ़े। पहले का नाम क्या था? पड़िया पाथर, और दूसरा गुंजाम, ठीक है। और नरेंद्र थबल के बारे में पढ़ें जो कि इसका लास्ट एम्परर है। तो यही बात पढ़ें कि भाई इसका लास्ट एम्परर या लास्ट जो रूलर था वो कौन था? नरेंद्र थपल, ठीक है। तो पहला इसका ओनर या फाउंडर कौन था? शिशुक, और लास्ट नरेंद्र थपल। ये दोनों का नाम नहीं भूलना है। और फिर हम एक रियल फाउंडर पढ़े थे इस वंश में, वराहराज। इन तीनों का नाम हमको नहीं भूलना है क्योंकि सबसे पहले यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि इसका फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर किसको माना जाता है, और इसका लास्ट एम्परर कौन सा था, ठीक है। तो इन तीनों का नाम हमको याद रखना है। बीच के 6 लोगों का नाम हमने केवल नाम ही पढ़ा क्योंकि सीक्वेंस पढ़ना था, इसलिए नाम बस पढ़ा, बाकी उसका काम कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या था? नल डायनेस्टी, ठीक। अब नल डायनेस्टी के बाद जैसा मैंने आपको सिचुएशन बताया कि जब नल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही है, इसी बीच में एक छोटा सा वंश बना है जिसका नाम क्या है? राजर्षि तुलकुल। अब इस वंश के बारे में बात करते हैं। नहीं लेके आया क्या? ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दूँ? देखें, मैं बोला इस पूरी डायनेस्टी को केवल एक इंस्क्रिप्शन से हम याद रखेंगे, ठीक है। वो इंस्क्रिप्शन था भीमसेन सेकंड का। इसी डायनेस्टी में जो रूलर हुए उसके सबसे लास्ट जो रूलर है उसका क्या नाम है? भीमसेन सेकंड। उसी का इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं आरंग इंस्क्रिप्शन। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका कैपिटल कहाँ पर था, राजधानी कहाँ पर थी, नहीं पता। कब शासन किए, नहीं पता। उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, अभी बताऊंगा इसी इंस्क्रिप्शन में। क्योंकि जो डेट डली हुई है, एक तो डली हुई है वो गुप्त संवत के हिसाब से। गुप्त संवत कब चालू हुआ था पता है? हाँ, सेकंड मतलब जैसे आप जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, ये तो पता है। ये किस पे बेस्ड है? ईसा मसीह के जन्म पे, ठीक है। जन्म के हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया है। ऐसे ही हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत, ठीक है। जिसको कौन बनाया था? राजा विक्रमादित्य। कहाँ का शासक है? उज्जैन, अवंती का शासक है, ठीक है। उसकी राजधानी उज्जैन थी। जब आप उज्जैन जाओगे तो इसी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है गार्डन में, ठीक है, राजा विक्रमादित्य।
उसने जो संवत चलाया, जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर को विक्रम संवत बोला जाता है। ऐसे ही एक कैलेंडर बनाया गया था गुप्तों के काल में। कौन बनाएगा? हाँ, और कोई जो हिस्ट्री पहले पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई जानता है? जो नहीं पढ़ा है वो तुक्का मत मारो, क्योंकि नहीं लगेगा। गुप्त डायनेस्टी में गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हजारों एग्जाम में पूछा गया होगा कि गुप्त संवत किस शासक ने जारी किया था, कब किया था? कोई नहीं? यदि पुराने लोग नहीं बता पा रहे हो तो सोचने वाली बात, जो हिस्ट्री पढ़ लिया है और नहीं बता पा रहा है तो बुरी स्थिति है। हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशली जितने भी संवत हैं, ये सब एंशियंट हिस्ट्री की बात है। जब हम नए नए खगोल विज्ञान की खोज कर रहे हैं कि भाई पृथ्वी कैसी है, कैसे ये रोटेट करती है, कौन किसके अराउंड रोटेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके ये कैलेंडर बनाना सीख रहे हैं। इसका मतलब सभी कैलेंडर कब बनेंगे, ज़्यादातर मोस्टली कैलेंडर कब बनेंगे? एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। केवल जो मुस्लिम कैलेंडर है वो बाद में बना, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म ही बाद में बना, ठीक है, इसलिए। नहीं तो ज़्यादातर जो कैलेंडर बने थे वो एंशियंट हिस्ट्री में बन चुके थे। पता है? नहीं पता? नहीं पता? क्या पता है? मैं पूछ रहा हूँ नाम। चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम एक शासक होगा गुप्त डायनेस्टी में, जो कि 319 एडी में एक संवत चलाएगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? गुप्त संवत। ये कैलेंडर किसके लिए था? गुप्त के लिए था। भाई ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि भाई मैं जब से रूल करूंगा उस दिन से दिन की शुरुआत मानी जाएगी। मतलब मेन कौन है? मैं हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन, और जिस दिन मैं बनाया उस दिन से दिन की शुरुआत हो। जैसे वो लोग ईसा मसीह से माने, बाकी लोग पैगंबर से माने, ठीक है, इसी प्रकार से गुप्त लोग किससे माने? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने 319 एडी में, एडी हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि भाई ईसा मसीह का जन्म हम इसके पहले मान चुके। सॉरी, ये बीसी नहीं, एडी है कि बीसी है? एडी, ठीक है, क्योंकि अपन एडी बीसी तो पीछे छोड़ दिए ना। जब अपन कर्ण वंश पढ़ रहे थे वहां से एडी लग गया है, तो उसके बाद आई डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी, तो एडी में ही बनाया होगा। मतलब ईसा मसीह का जन्म इससे पहले हो चुका था, ऐसा माना गया है, ठीक है। हम जो डिफाइन कर रहे हैं 319 एडी में कर रहे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लिख रहे हैं। लेकिन जब 319 हुआ होगा, इसको क्या माना गया होगा? जीरो, अकॉर्डिंग टू गुप्त संवत। क्या बोला, समझ आया? नहीं आया? किसको नहीं आया मेरी बात समझ में? नहीं आया तो पूछ सकते हो, फिर से बताऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं आया क्या जो बताया समझ में। मैं कह रहा हूँ कि एडी हम 319 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। इसका मतलब 319 साल हो चुके थे ईसा मसीह को पैदा हुए, 319 साल हो चुके थे जब क्या बना? गुप्त कैलेंडर। ऐसी मान्यता है अंग्रेजों की। भाई सुपीरियर बताना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले क्या बताया कि हमारा कैलेंडर बना था, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ था, ठीक है। ये तो केवल मान्यता है। जब अभी तक हमने ईसाई धर्म के बारे में ही नहीं पढ़ा था, रहा भी होगा तो कहाँ रहा होगा? वेस्ट में रहा होगा, हमारे तक तो आया नहीं था, तो हम क्यों जाने, ठीक है। तो उनका क्या कहना है कि हमारा कैलेंडर आपसे भी पुराना है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे यहाँ गुप्त संवत चालू हुआ था, गुप्त डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस टाइम पे 319 एडी चल रहा था। जैसे आज कौन सा एडी चल रहा है? हाँ, 2024 एडी, ठीक है। आज भी एडी ही लिखाएगा ना भाई। तो आज कितने साल बीत गए हैं ईसा मसीह के को जन्म लिए? 2024 साल बीत गए। ये बात समझ आई? तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ये कैलेंडर चालू हुआ होगा उस समय 319 साल तो बीत गए रहे होंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन इसी दिन क्योंकि हम गुप्त संवत चालू करें, इसलिए गुप्त संवत का जीरो काल रहा होगा, जो
साल चालू हुआ है उस साल पहले तो 0 ही लिखाएगा। अब ये साल जब कंप्लीट होगा तब ये 1 2 3 4 ऐसा होता हुआ जाएगा। बात समझ आई? हाँ, तो ये लोग क्योंकि गुप्तों की अधीनता स्वीकार किए थे और ये लोग अपने के मतलब जो भी इंस्क्रिप्शन ये लोग इशू कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, गुप्त डायनेस्टी का संवत डाल रहे थे, गुप्त संवत का यूज कर रहे थे। तो उसमें 2 संवत मिले हमको गुप्त संवत के हिसाब से, न कि विक्रम संवत, ना कि ग्रेगोरियन संवत। वहां पर मेंशन है 182 या फिर 282। अब ये कंफ्यूजन है कि वो 1 लिखा है कि 2 लिखा है। लिखने वाले आप लोग के टाइप रहे होंगे, जल्दीबाजी में लिखे, अब वो पढ़ ही नहीं पाया अगला कि 2 लिखा है कि 1 लिखा है, नहीं समझ पाए। तो ये कंफ्यूजन है कि ये 182 गुप्त है कि 282 गुप्त है। बात समझ आया? यदि इसको 0 से 182 तक ले जाता हूं, गुप्त संवत कब चालू हो रहा है? 319 में, 319 साल पहले ही हो चुके हैं। और यहां पर यदि मैं 182 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 319 में 182 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा? कई खतरनाक मैथ्स है क्या आप लोगों का कि प्लस नहीं कर पा रहे हो? हाँ, 9 और 2 अभी कर पाओगे ना? 8 और 1 9 और 1 501। इसका मैं कह सकता हूं कि 6ठी शताब्दी लग गई रही होगी। ठीक है, इसका मतलब राजर्षि तुलकुल वंश का काल क्या होगा? 5वीं से 6ठी शताब्दी में स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, या तो ये क्या होगा 282, इसी में मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा 282, मतलब ये 7वीं शताब्दी। 601 हो गया मतलब ये 7वीं शताब्दी में चले गया। 600 से नीचे रहता मतलब ये 6ठी शताब्दी में रहता। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 6ठी शताब्दी कब होगा? तो 501 से 599 तक ये 6ठी शताब्दी चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये राजर्षि तुलकुल वंश जो है इसका शासन क्या काल क्या रहा होगा? तो 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य शासन कर रहे होंगे, ऐसा बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन। और वो इंस्क्रिप्शन किसका है? भीमसेन सेकंड। इसी भीमसेन सेकंड के इंस्क्रिप्शन से ही हमको राजाओं के नाम मिलते हैं। इसमें टोटल 6 जो रूल एम्परर हुए हैं इस डायनेस्टी के, उनका नाम दिया हुआ है। उनके अलावा हमको नहीं पता है कि उनके पहले यहाँ पर कौन शासन कर रहा था या उनके बाद कौन कर रहा था। ठीक है, नाम क्या है इसका, इस इंस्क्रिप्शन का? आरंग, आरंग इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आरंग, आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, कौन कौन से शासकों के नाम थे? एक बात कंफर्म हो गई कि ये गुप्ता डायनेस्टी का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। बात समझ आई क्या? ये किससे पंगा नहीं लेंगे बोल दिए पहले से ही? गुप्त लोगों से। ठीक, और इनके जो जितने भी अपने को जो औरंग ताम्रपत्र में वहां पर भी जो मेंशन किया गया, गुप्तों को एज अ महाराजा धीराज बुलाया इन्होंने और खुद को क्या बोला? महाराज बोला। इसका मतलब यह अपने से सुपीरियर मान रहे हैं किसको? गुप्त को। बात समझ आया? ठीक, और इंस्क्रिप्शन में, आरंग इंस्क्रिप्शन में कितने लोगों का नाम है? तो 6 लोगों का नाम है। इसी इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि इसका पहला शासक का नाम क्या है, पहला रूलर जो है वो कौन है? तो वो है सूरा, सूरा। ठीक है, सूरा। इसीलिए इस डायनेस्टी को भी क्या बोलते हैं? सूरा डायनेस्टी। राजर्षि कुल के अलावा क्या नाम है इस डायनेस्टी का? तो सूरा डायनेस्टी नाम है। याद रहेगा, सूरा डायनेस्टी। इजी है, अभी तक के जो चीजें बताया समझ आई है ना? पहला शासक सूरा, कहां से पता चल रहा है? आरंग इंस्क्रिप्शन से। पहला शासक क्योंकि सूरा है इसलिए ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं कि जो इस वंश का नाम भी रहा होगा सूरा रहा होगा। ठीक है, इसके नाम पे जो इस वंश का दूसरा शासक होगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है दाइत फर्स्ट।
दायित फर्स्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? केवल नाम दिए हुए वही नाम हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरंग इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पहला शासक सूरा, दूसरा दायित, तीसरे का नाम लिखा हुआ है विभीषण। विभीषण, विभीषण याद रहेगा। ठीक, विभीषण के बाद जो तीसरा इसमें रूलर आएगा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, 3 हो गया ना, चौथा आपका आएगा फिर से नहीं, भीमसेन। भीमसेन फर्स्ट। ठीक है, भीमसेन फर्स्ट याद रहेगा। सूरा, दायित, विभीषण, भीमसेन फर्स्ट। भीमसेन फर्स्ट के बाद आएगा दायित सेकंड। 5 हो गए। हाँ, ठीक है, और इसका लास्ट जो एम्परर है उसका नाम क्या है? भीमसेन सेकंड। ठीक है, भीमसेन सेकंड। इसी का है क्या? आरंग इंस्क्रिप्शन, आरंग ताम्रपत्र। कुछ खास बातें इस आरंग ताम्रपत्र के बारे में कि पहली बात तो इसमें क्या बताया गया? गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। दे यूज्ड गुप्त संवत विच शोज दे आर अंडर गुप्ताज। ठीक है, ये किसके अधीन थे? गुप्त के अधीन थे। पहली बात ये पता चल गई हमको। ठीक है, दूसरी बात ये पता चली इसी से कि इनका शासन काल क्या रहा होगा। द टेन्योर ऑफ राजर्षि कुल डायनेस्टी इज 5th to 7th सेंचुरी। ठीक है, ये बात पता चल गई। तीसरा, इस ताम्रपत्र में एक सील लगी हुई थी जिसे सिंह बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी राजकीय मुद्रा या एम्बलम, इंग्लिश में एम्बलम लिखते हैं राजकीय मुद्रा को, द एम्बलम ऑफ राजर्षि तुलकुल डायनेस्टी इज, क्या बताया मैं? सिंह। ठीक है, तो सिंह ही लिखना है, हिंदी में लिखना। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखोगे तो हिंदी वाला सिंह लिखो, टाइगर मत लिख देना। ठीक है, सिंह ही लिखना। ठीक है, तो इनकी मुद्रा क्या रही होगी? सिंह रही होगी। और क्या पता चला? तो इसमें 6 एम्परर के नाम उल्लेखित हैं। द नेम ऑफ 6 एम्परर आर वर इनक्रिप्टेड। आर लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा क्योंकि भाई पुरानी खोज है तो वर लिख लेते हैं। ठीक है, वर इनक्रिप्टेड इन दिस इनक्रिप्शन। ठीक, यहां तक बात याद रहेगी। इस इनक्रिप्शन में हमको कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इनका कैपिटल क्या था। ठीक है, तो इनकी कैपिटल की हमको कोई जानकारी नहीं मिलती, पर यह बताया गया कि ये इनक्रिप्शन इशू कहाँ पे किया गया था। तो इशू कहाँ से किया गया था बता तो दिया, आरंग से इशू किया गया था। इसलिए ये मान लिया गया कि इनकी कैपिटल क्या रही होगी? आरंग। यदि कैपिटल पूछ ही लिया तो हम क्या लेंगे? आरंग को। ठीक है, इनकी राजधानी क्या रही होगी? आरंग रही होगी, ऐसा माना गया। क्योंकि ये जो अभिलेख है, शिलालेख है, ये कहाँ से जारी किए गए थे? आरंग से। ठीक है, इसलिए ये माना गया कि इनकी राजधानी भी क्या है? आरंग। तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये इसमें स्वर्ण नदी का उपयोग किया गया है। स्वर्ण नदी के पास से ये जो इंस्क्रिप्शन है वो इशू किया गया था। अब स्वर्ण नदी के बारे में, स्वर्ण रिवर, कंफ्यूजन है स्कॉलर्स के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सोन नाला है जो कि बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, सम स्कॉलर बिलीव दैट इट इज अ सोन नाला। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट। एंड सम ऑफ अदर बिलीव दैट इट इज अ सोन रिवर। ये क्या है? सोन नदी है जो कहां से निकलती है? विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। ठीक है, तो ज्यादा बिलीफ किस बात पे है? इस बात पे है कि ये सोन रिवर रही होगी, अमरकंटक वाली। क्योंकि कोई भी इंस्क्रिप्शन यदि कोई शासक जारी करता है तो किसी धार्मिक स्थल से जारी करता है।
तो ये माना गया कि हो सकता है कि ये लोग जब इसको इशू कर रहे होंगे तो ये कहाँ गए होंगे, अमरकंटक गए होंगे, धार्मिक स्थल गए होंगे, और वहां से इसको क्या किया होगा, इन्होंने इशू किया होगा। बात समझ आई? समझ आए? ठीक। तो ये ठीक। और क्या याद रखना है इसके बारे में, तो एक और जानकारी आखिरी हम इसमें याद रख लेते हैं कि हो सकता है कि इसकी भाषा जो थी वो प्राकृतिक नहीं थी। अब अपन अभी देखें कि प्राकृत भाषा का यूज हो रहा था इसके पहले तक, ठीक है। इसकी भाषा जो है वो संस्कृत थी। क्यों संस्कृत थी? क्योंकि गुप्त भी किस भाषा का यूज करते थे? संस्कृत भाषा का यूज करते। इसलिए इस अभिलेख या इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत है, ना कि प्राकृत। ठीक। आखिरी इंफॉर्मेशन याद रखना है जो इस इंक्रिप्शन से मिली, कि ये टाइटल यूज करते थे अपने लिए। और टाइटल क्या यूज करते थे? तो राजयोगी, उपाधि। ठीक है, ये अपने लिए क्या उपाधि यूज करते थे? राजयोगी। राजयोगी, ठीक है, राजयोगी याद रहेगा। तो हमको इंस्क्रिप्शन से क्या क्या, इंस्क्रिप्शन ही सबसे मेन है पूरे वंश में, और कुछ नहीं रखा है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन से ही क्या पता चला कि इनका शासनकाल 6वीं से या 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच रहा होगा। पहली बात पता चली। दूसरा, ये इंस्क्रिप्शन किसका था? तो भीमसेन सेकंड का था, ये पता चला, जिसमें उसने अपने पूर्वजों का नाम उल्लेखित किया था, अपने एंसेस्टर्स का क्या किया था? नाम मेंशन किया था, जिसमें 6 नाम मेंशन थे। ठीक है, जिनका अपने ने सीक्वेंस देख लिया यहाँ पर। ये बात पता चल गई। इसी से हमको पता चला कि इसका फाउंडर कौन था? सूरा था। इसके कारण इस वंश का नाम सूरा वंश भी है, सूरा डायनेस्टी भी कहा जाता है इसे। बात समझ आया? फिर क्या पता चला कि यहाँ पर गुप्त संवत का यूज हुआ है, जो कि ये बात, दो बात बताता है कि एक तो ये गुप्तों के अधीन थे, ठीक है, गुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे, और गुप्त के संवत को फॉलो करते थे। तो गुप्त संवत के ही हिसाब से हमने इसकी तिथि निकाल ली कि भाई कब ये शासन कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के एरिया पे। ठीक है, और क्या पता चला? तो इस इनके एम्बलम का पता चला कि इनका एम्बलम क्या था? सिंह था। ठीक है, तो इनकी राज मुद्रा क्या थी? सिंह थी। ये पता चल गया। इसके अलावा क्या पता चला? कि इसकी जो भाषा है वो प्राकृत ना होकर क्या थी? संस्कृत थी। इसके अलावा लास्ट बात हमको पता चली कि इन्होंने टाइटल लिया था, और इनका टाइटल क्या यूज करते थे? ये राजयोगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी थी? हमारे राजर्षि तुल कुलवंश के बारे में। याद रहेगा यहाँ तक? इतनी इंफॉर्मेशन है राजर्षि तुल कुल। इतनी बात समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जो बात नहीं समझ आई होगी, कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया होगा इस डायनेस्टी में। ये जो इंस्क्रिप्शन, हाँ ये पॉइंट छूट गया ना, रिवीजन करा रहा था तो, कि भाई ये इंस्क्रिप्शन जो है वो ये बोला गया, पहले तो इसकी राजधानी का पता नहीं चला गया, बस ये बताया गया कि ये जारी कहाँ से किया जा रहा है, मतलब ये इशू कहाँ पर हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे इशू हो रहा है वहीं पे क्या हो, इसकी राजधानी हो। ठीक है, पर फिर भी एज्यूम किया गया कि इन्होंने जब ये इंस्क्रिप्शन जारी किया होगा, इशू किया होगा, तो उस समय ये अपनी राजधानी में रहे होंगे, और वो बताए कि ये कहाँ से इशू हो रहा है, ये जो इंस्क्रिप्शन है आरंग से हो रहा है, तो इसलिए हम अज्यूम किए कि इनकी राजधानी क्या है? आरंग है। ठीक है, दूसरी बात, इसी में इसको इशू करने के लिए ये बात लिखी गई कि ये कहाँ गए, किस रिवर के पास से जारी किए? तो स्वर्ण रिवर के पास से जारी किए, ऐसा लिखा हुआ है। अब स्वर्ण रिवर में कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि ये स्वर्ण रिवर कौन सी होगी, कि ये बलौदा बाजार का एक नाला है जिसको क्या कहा जाता है? सोन नाला, ये वो है। ठीक है, कुछ लोग माने कि नहीं, कोई भी इतनी अच्छी चीज इंस्क्रिप्शन बना रहा है तो वो किसी ना किसी धार्मिक स्थल पे जाके उसको इशू करेगा, वो क्यों यहाँ पर उसको जारी करेगा नाले के पास। तो लोगों ने क्या माना कि ये कौन सी रिवर होगी?
सोन नदी होगी जो कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक एक धार्मिक स्थल, इसलिए बात समझ आई। तो दो अलग अलग इस इंस्क्रिप्शन के बारे में कॉन्फ्लिक्ट है, जारी करने को लेके, इशू करने को लेके कि ये कहाँ से जारी हुआ था। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये आपका राजर्षि तुलकुल वंश। ठीक है, अब चलते हैं पर्वत द्वारक वंश के पास। पर्वत द्वारक, ठीक, पर्वत द्वारक वंश, नाम से कुछ समझ आता है क्या? हाँ, कुछ नहीं समझ आता, जब तक बताऊंगा नहीं कहाँ से समझ आएगा। ठीक है, एकदम सीरियस ले लेते हो ना हर बात, लेना भी चाहिए, नहीं लोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, पता है। तो कब मजाक कर रहा हूँ कब सीरियस हूँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सीरियस रहो, हंस लो, हंसने में मनाही नहीं है, पर सीरियस हमेशा रहना, नहीं तो पता चल रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, आप हंसते हंसते भावनाओं में बह गए, और जो बता रहा था वो नहीं लिखे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हंसना ज़रूरी है, पर भावनाओं में नहीं बहना है, क्लास में उपस्थित रहना है। ठीक है, नहीं तो नीरा मैम कभी कभी बीच में खो जाती हैं। ठीक है, तो उनको जगा दिया करो बीच में कि हम लोग क्लास में हैं। इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो पूरा राजर्षि तुलकुल वंश की कहाँ पे आरंभ है, कैसे वो लोग जा रहे होंगे, कैसे ऐसे ऐसे ही करते हो ना। हाँ, मैं समझ जाता हूँ। तो वो पूरा अज्यूम जैसे पिक्चर चलती है कि पहले आरंग से हाथी घोड़ा लेके निकले, बिल्कुल एकदम सोन नदी तक गए, सोन नदी में तांबा उठा के बोल रहे हैं कि आज हम ये नया इंस्क्रिप्शन जारी, ऐसे तो वो इमेजिन तो करना है, अच्छी बात है कि आप उसको इमेजिन करके रखोगे तो जल्दी याद आएगा, पर बह नहीं जाना है उसके साथ, जैसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आई तुरंत वापस आ जाना है, नहीं तो पता चल रहा है आप उधर इंस्क्रिप्शन ही जारी कर रहे थे, इधर 4-5 पॉइंट निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखें पर्वत द्वारक को, दो शासकों का नाम याद रखना है, एक का नाम है सोमन राज, सोमन राज, और दूसरे का नाम है तुष्टिकर, तुष्टिकर, सोमन राज और तुष्टिकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश में भी लिख दूं, लिख लिए, सोमन राज और तुष्टिकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये तुष्टिकर का एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है, जैसे कि हमको आरंग से कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला था, ऐसे इंस्क्रिप्शन हमको किसका मिला है, तुष्टिकर का। नाम क्या है, तेरा सिंघा, तेरा सिंघा इंस्क्रिप्शन। तेरा सिंघा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तेरा सिंघा इंस्क्रिप्शन। बहुत छोटी सी डायनेस्टी है। याद क्या रखना है, इसका कैपिटल, छत्तीसगढ़ में इसका कैपिटल क्या था, देवभोग, गरियाबंद नहीं, देवभोग। देवभोग कहाँ पर है, सॉरी गोग हो गया है, इसको भोग कर लेना, देवभोग। ठीक है, देवभोग गरियाबंद में, ये भले याद रखिए लेकिन स्पेशली देवभोग को याद रखना। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिल रहा है, इस तेरा सिंघा इंस्क्रिप्शन से मिल रहा है। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। तेरा सिंघा इंस्क्रिप्शन से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनका कैपिटल, इनकी राजधानी कहाँ पर थी, देवभोग में थी। पहली बात ये, इसी से पता चल रहा है कि इसका जो संस्थापक था उसका क्या नाम था, सोमन राज, सोमन राज। ठीक है, सोमन राज याद रहेगा। इसी से हमको पता चल रहा है कि इस वंश की, ये मतलब ये दोनों ही शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, दे आर द
फॉलोवर ऑफ स्तंभेश्वरी देवी। वरी, ठीक है, स्तंभेश्वरी देवी, दे आर द फॉलोवर्स ऑफ स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है, ये बात किससे पता चल रही है? तेरासिंगा। और क्या पता चल रहा है? इनका नाम जो पर्वत द्वारक पड़ा है, इसी एक रिचुअल के कारण पड़ा है कि ये लोग क्या करते थे? पर्वत का दान करते थे। किसको डोनेट कर देते? सीधे सीधे पर्वत डोनेट कर देते थे। ठीक है, कैसे पता चला? तो सोमन राज की माता है, ठीक है, उनका नाम क्या है? कौस्तुंभेश्वरी देवी। कौस्तुंभेश्वरी देवी, ठीक है। इसकी माता का क्या नाम है? ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कौस्तुंभेश्वरी देवी और स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी देवी देवी है वाकई में, ठीक है, मतलब जो गॉडेस होती हैं वो है। और जबकि हम कौस्तुंभेश्वरी की बात करें तो वो कौन है? माता है। हाँ, ठीक है, क्या बोला? समझ आया? सोमन राज की माता का क्या नाम है? कौस्तुंभेश्वरी देवी। और ये कौस्तुंभेश्वरी देवी बीमार पड़ जाती, ही वॉज इल, ठीक है, समझ आया? ये बीमार थी। इनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए, फॉर हर बेटर हेल्थ, ही डोनेटेड अ हिल विच इज नोन एज पर्वत द्वारक, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन देवभोग, जो कि कहाँ पर स्थित था? देवभोग में। वहाँ एक पर्वत द्वारक पर्वत था जिसका इसने दान किया, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया? पर्वत द्वारक वंश कहा गया। समझ आएगा क्या बोला? यही एक इंफॉर्मेशन पूछता है हर बार घुमा फिरा के, कि या तो देवभोग के बारे में पूछेगा, या तो स्तंभेश्वरी देवी के बारे में पूछेगा, या तो कौस्तुंभेश्वरी देवी के बारे में पूछेगा। तो तीनों ही कंडीशन में आप एक नाम याद रख के कर सकते हो, ठीक है, समझ आया? दो शासक, पहले का नाम सोमन राज, दूसरा तुष्टिकर, ठीक है। तुष्टिकर का है तेरासिंगा अभिलेख। इस अभिलेख में इसने बताया है कि सोमन राज ने अपनी माता कौस्तुंभेश्वरी के बीमार होने पर, ठीक है, देवभोग के पर्वत द्वारक पर्वत का दान दिया था और स्तंभेश्वरी का उपासक था, ठीक है। ये कहाँ पर बताया है? तेरासिंगा अभिलेख में। बाद में इसने राजधानी, मतलब तुष्टिकर ने राजधानी देवभोग से हटाकर तारंभक चेंज कर दिया था। तारंभक। तो तुष्टिकर की राजधानी क्या थी? तारंभक थी। तुष्टिकर की राजधानी क्या थी? तारंभक। याद रहेगा? पर्वत द्वारक वंश। पर्वत दान देने की प्रथा के कारण पर्वत द्वारक नाम पड़ा, ठीक है। पर्वत दान क्यों दिया था? कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। उसकी माँ का क्या नाम था? कौस्तुंभेश्वरी देवी, ठीक है। और ये मान्यता कहाँ पर माना था? स्तंभेश्वरी देवी के पास, ठीक है। और ये सब बातें कौन बता रहा है? तुष्टिकर, अपने तेरासिंगा अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में। याद रहेगा? ये आपका क्या है? पर्वत द्वारक वंश। क्योंकि ये वंश ज़्यादातर किसका है? उड़ीसा का है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमको तेरासिंगा अभिलेख से मिली उसके बारे में हम बस पढ़ते हैं। ईजी, यहाँ तक कोई परेशानी? आगे देखें, ये एरिया उड़ीसा का है, ठीक है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये वंश कहाँ पर शासन किया? आगे उड़ीसा में। तो हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, केवल दो ही इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ते, ठीक है। ऐसे ही पोड़ागढ़ के बारे में कॉन्फ्लिक्ट है।
ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कई लोग मानते हैं कि पोड़ागढ़ वो पोड़ागढ़ नहीं है जो कि उड़ीसा में है। ये मानते हैं कि क्योंकि नल डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही है, भोपालपट्टनम बीजापुर के एरिया में, तो ये वहीं का पोड़ागढ़ है। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। ये पोड़ागढ़ कई लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और कई लोग मानते हैं कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो पूरी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री अजम्पशन पे चल रही है, ऐसा मान लिया गया है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और इसीलिए कई बार आंसर डिफर हो जाता है कि बताया कुछ और गया, आंसर कुछ और ले लिया गया, क्योंकि अलग अलग जो भी स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग अपना अपना मत दिए हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होती, ये चीज़ ऐसे होती। और वो नाम तो देता नहीं, कि वो नाम दे देगा इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन हो गया, डीप हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि हम स्कॉलर्स के बारे में कब पढ़ते हैं, जब हम प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, उसमें मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तब पढ़ते हैं। वो तो अपन कर नहीं रहे, अपन जनरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की। और जनरल हिस्ट्री में स्कॉलर्स के नाम वैसे तो नहीं आने चाहिए, इसलिए एग्ज़ाम में स्कॉलर्स के नाम तो नहीं दिखते, लेकिन क्या दिखता है कि उनका मत अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग ले लेता है। बात समझ आई? पर हमको हर बार वही पढ़ना है जो कि ज़्यादा फेमस है, ताकि गलत हो तो सबका हो, ठीक है? तो उससे किसी का लॉस नहीं होगा। भाई जो तुक्का मारा अब उसका सही हो गया तो वो तो फिर भगवान है धरती पे, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उससे थोड़ी टक्कर लेने जाओगे। इंसानों से कंपटीशन करना है, अवतार से या भगवान से नहीं करना है। तो मेरे से और जो तुक्का लगा लेते हैं उनसे कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है? मैं अवतार हूँ तो मेरे को तो वैसे भी नहीं पा पाओगे, और भगवान से वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो हम दोनों को क्रिएट किए हैं, आपको भी और मेरे को भी, ठीक है? तो इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है वो जनरल पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है। तो जनरल आंसर, यदि जो आप आंसर लगा के आ रहे हो वो 99% लोग लगा के आ रहे हैं, ठीक है? 1% ही होगा जो कि तुक्का मारे और एग्जैक्ट वही तुक्का लग गया जो वो मारे, ठीक है? क्योंकि 4 ऑप्शन जब और छोर ही नहीं पता है तो गैस करने का भी कोई चांस नहीं बनता। वो तो तुक्का ही था, प्योर तुक्का था कि आपने ऊपर नीचे किया, गिनती विनती गिनी, मंतर वंतर पढ़े और लगा दिया, और लग भी गया, ठीक है? लगा तो सब देंगे, पर किसका एग्जैक्ट लगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो बात समझ आ रही है ना? तो उसमें परेशान नहीं होना है, वही पढ़ना है जो सब पढ़ रहे हैं, ताकि 99% लोगों का यदि गलत होता है, 99 भी नहीं, 90% लोगों का भी सेम क्वेश्चन सेम आंसर गलत होता है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो ऑलरेडी आप पढ़े हो, सब बनाए हैं, और आप उसको गलत बना के आ गए हो। ये कब होता है? जब आप कंफ्यूज होते हो। जैसे अभी सब वंश पढ़ लेंगे, है ना? तो किसकी कौन सी राजधानी थी, कौन सा कैपिटल था, पहले ये कंफ्यूजन चालू होगा। किसका संस्थापक कौन सा, किसका लास्ट जो शासक है वो कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। कौन सा शासक किस डायनेस्टी में आया था, इस पे कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है? जैसे अभी सेन, राज, राज ऐसे पढ़ रहे हैं, कई तो प्रवर राज, प्रवर सेन, ऐसे भी नाम है, मतलब बिल्कुल सेम नाम है। तो वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। जब आप कुछ दिन, जैसे अभी आप से मैं यदि सीधे ट्राइब में चले जाऊं और वहाँ के क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, तो सारी ट्राइब हाउस पहुँच हो गई होगी, अभी तक मेरे को पता है, पक्का पता है, ठीक है? एक दूसरे में चले गए होंगे इन्फॉर्मेशन। वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी यदि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे, तो वही बच पाएगा जो रिवीजन प्रॉपर कर रहा है, ठीक है? क्या समझ आ रहा है? तो इसलिए जब मैं एक एक डायनेस्टी पढ़ाते जा रहा हूँ तो आपका ये बनता है कि आप नया तो पढ़ो, पर साथ में पुराने को छोड़ो मत, ठीक है? तब तो वो रिवीजन भी प्रॉपर हो पाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं आएगी, और जितना हम पढ़े उसको डिलीवर कर पाएंगे। कहीं ये नहीं हो रहा होगा तो आप ये मान के चलो, जैसे ही मैं अभी कलचुरी तक जाऊँगा ना, तो एंशियंट हिस्ट्री गायब हो जाएगी वहाँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे और बड़े बड़े शासक आएंगे, लंबे लंबे डायनेस्टीज हैं दोनों, काकती और कलचुरी। तो ज़्यादा शासक पढ़ने हैं वहाँ, एक ही वंश में 20 से 30, कलचुरी में तो लगभग 40 से 50 शासक हैं, जिसमें से डिटेल भले हम 10-20 की ही करेंगे, लेकिन नाम आपको 40 से ऊपर मिलेंगे वहाँ पर, और 40 के नाम हमको याद रखने हैं।
याद इसलिए रखने क्योंकि वहाँ पर अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है सीक्वेंस अरेंज करने पे, कि किसके बाद कौन सा शासक आया। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि यहाँ शासक कम है, तो आपको कभी नहीं बोलेगा कि सीक्वेंस अरेंज करके बताओ। वो क्या बोलेगा यहाँ पर कि ये शासक क्या किया, उसका कोई काम दे देगा, उसकी मुद्रा दे देगा, मतलब करेंसी, और बताओ बोलेगा कि किस शासक की है, या कोई अभिलेख दे दिया, इंस्क्रिप्शन दे दिया और बोला कि बताओ कि किस शासक की। ऐसे क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से बनेंगे। लेकिन जैसे ही आप कलचुरी और काकती में जाओगे, वहाँ ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, साथ में अब नया पैटर्न आ गया है कि आपको 5 राजाओं का नाम दे देगा, या तो ये बोल देगा कि इसमें से कौन से शासक इसमें है ही नहीं, इस वंश में शासन ही नहीं किए हैं, ठीक है, या तो ये बोलेगा कि 5 शासक दिए तो पांचों में कौन पहले आया था कौन बाद में आया था ये बताओ। तो जब तक आपको सभी शासकों के नाम नहीं याद हैं उस वंश के, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आने वाले समय में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा होने वाली है। चलें अभी शरभ राज के पास, अपन कहाँ जाने वाले हैं, अब तीसरा वंश देखने वाले हैं। मैं बोला 6वीं से 7वीं शताब्दी यदि माने तो ये वंश खत्म हो गया। इसी समय उदय किसका हो रहा है, शरभ राज का। शरभ राज एक नया वंश बना रहा है, ठीक है, जिसको शरभपुरी वंश बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर बना रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, सारंगढ़ बताया ना, सारंगढ़ एक नया शहर चुनेगा, वहां जाएगा जो कि बिल्कुल अपोजिट में है वाकाटक के, ताकि वो चाहता है कि वाकाटक वाले यहाँ तक आए मत, और आए तो किससे लड़ेंगे पहले, नल वंश से। नल वंश ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो ऊपर गुप्त बैठे हैं, अभी भी उनका शासन चल ही रहा है। जब शरभ राज था, याद है मैं बताया था कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है जिसमें किसका उल्लेख मिला है हमको, शरभ राज को मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब जब गुप्ता डायनेस्टी ऊपर रूल कर रही है उस टाइम पर नीचे शरभ राज आ चुका है, तो इसका मतलब यदि ऊपर गए नल डायनेस्टी तो ऑलरेडी हारे थे समुद्रगुप्त से, तो इसका मतलब वापस अटैक होगा ही होगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए वो कहाँ नहीं जाना चाहेंगे, ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। इसका फायदा किसको मिला, शरभ राज को, ठीक है। तो अगली डायनेस्टी पढ़ते हैं, शरभपुरी डायनेस्टी, शरभपुरी। याद रहेगा राजधानी क्या थी, कैपिटल, पहली राजधानी कहाँ बनी, शरभपुर, शरभपुर, ठीक है। शरभपुर मतलब आज का सारंगगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ है ना, ग और एक लगा लेना, सारंग, नहीं तो सार ग, ग एक ग गायब हो गया, ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे तो एक डबल ग कर लेना भाई, सारंगगढ़ है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ आया ना, कोई नींद में तो नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सारंगगढ़ कर देता हूँ भैया, नहीं तो कोई भरोसा नहीं, बाद में बोलोगे कि सर ही नहीं कराए थे, आप ही तो ऐसे ही लिखे थे सर, ठीक है। अब ठीक है, सोए हुए लोगों, हाँ, सारंगगढ़, ठीक है। संस्थापक कौन रहेगा, संस्थापक कौन है, शरभ राज, याद रहेगा शरभ राज इसका संस्थापक है। यहाँ तक बात समझ आई। शासन काल देख लेते हैं, शासन काल स्टार्ट कब कर रहे हैं, 5वीं शताब्दी, ठीक है, 5वीं शताब्दी। खत्म कब हुआ है पता नहीं, खत्म कब हुआ है पता नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चला भाई कब ये खत्म हुआ, तो हम लास्ट डेट तो बता नहीं पाएंगे इसकी कि भाई कब तक ये शासन किए, ठीक है। तो हम केवल क्या याद रखेंगे कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए, इतना बात समझ आया, ठीक है। पूछा जाता है कि इनकी करेंसी में जो ये मुद्रा जारी करते थे उसमें क्या इनक्रिप्टेड होता था, ठीक है। तो याद रखेंगे गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी क्या होगी, लक्ष्मी जी की एक फोटो देखे होगे जिसके दोनों साइड हाथी हैं जो कि फूल चढ़ा रहे हैं, देखे हो ऐसा, ठीक है। वो इंस्क्रिप्टेड होता था कहाँ पर,
इनके कॉइन्स में, ठीक है, इनके सिक्कों में या फिर इनकी मुद्राओं में, ठीक है। तो इनकी राजकीय मुद्रा, एम्बलम, इंग्लिश में एम्बलम, राजकीय मुद्रा, इसमें क्या होता था, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, याद रहेगा। सरबपुरी वंश को ही और दो नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? दो और नाम है इसी के, अन्य नाम लिख लेना, एक्स्ट्रा नेम्स, अन्य नाम। क्या क्या नाम है? तो इसी को बोला जाता है अमरार्य कुल, सॉरी, क्यों नहीं लिखते बन रहा है, बड़ा खतरनाक। ठीक है, अमरार्य कुल, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इजी है। अमरार्य कुल, ठीक है। अमरा, ये र है ना, आर है, मतलब ये आर है, ठीक है। अमरार्य कुल, या इसी को बोला जाता है, सॉरी, अमराज कुल। अमरार्य या अमराज कुल का, याद रहेगा, इसी का नाम है, इसी वंश का, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। आप देखते हैं कि इसमें शासक कौन कौन से आए, तो पहले नाम याद करेंगे और फिर उन शासकों को एक एक करके डील करेंगे। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक एक करके शासक देख रहे हैं। सबसे पहला शासक कौन है? सरबराज, सरबराज, ठीक है। सरबराज याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? सरबराज, कुछ लोग मानते हैं कि अपन एक शासक पढ़े थे वाकाटक डायनेस्टी में, ठीक है, जिसको कौन हराया था? समुद्रगुप्त। नाम क्या था? महेंद्र सेन। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि वो महेंद्र सेन किसका, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था? सरबराज। यदि ऐसा हुआ होगा तो सरब के पहले उसका नाम आना चाहिए था, क्योंकि सरबराज को कौन मेंशन किया है? भानुगुप्त एरन अभिलेख में, और भानुगुप्त समुद्रगुप्त के बाद आया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरबराज पहले आ गया हो और इसके बाद किसका नाम आए? महेंद्र सेन का या महेंद्र राज का। दोनों ही कंडीशन में ये फिट नहीं बैठता है। पर कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि सरबराज के बाद दूसरा शासन किसका था? महेंद्र सेन का, जो कि लॉजिकल नहीं है। इसीलिए हमने उसको कहाँ पढ़ लिया? वाकाटक में। क्यों लॉजिक नहीं है पता? समझ आया क्या क्यों क्यों वो ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जब एरन अभिलेख में सरबराज को मेंशन कर रहा है, इसका मतलब प्रयाग प्रशस्ति में पहले महेंद्र को कैसे मेंशन कर देगा? जबकि महेंद्र सेन किसका डिसेंडेंट बता रहे हो आप? सरबराज का। सरबराज का जो वंशज है वो हम किसको बता रहे हैं? महेंद्र सेन नामक एक शासक को बता रहे हैं, जो जिसको कौन हराया था? समुद्रगुप्त। और जबकि समुद्रगुप्त पहले आया था और भानुगुप्त बाद में, ठीक है। तो यदि ऐसा होना भी चाहिए तो फिर महेंद्र सेन को सबसे पहला शासक माना जाना चाहिए और उसके बाद किसका नाम आना चाहिए? सरबराज का। तो उस स्थिति में इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महेंद्र सेन, जिसको नहीं माना गया है। जब संस्थापक आप सरबराज को मान रहे हो तो उस कंडीशन में फिर ये नहीं हो सकता जो आप कंडीशन बोल रहे हो। तो इसके बाद हम सीधे दूसरा शासक पढ़ेंगे, नरेंद्र। दूसरे शासक का क्या नाम है? नरेंद्र, ठीक है। कई लोग ऐसा, आप बुक पढ़ोगे जब अलग अलग तो आपको मिलेगा कहीं कहीं पर कि दूसरे नंबर पे किसका नाम लिखा हुआ है? महेंद्र सिंह का, जो कि लॉजिकल नहीं बैठता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जहाँ पे लॉजिक काम कर रहा, ठीक है। तो दूसरा शासक हम किसको मानेंगे? नरेंद्र को, ठीक है। नरेंद्र, सरब के बाद नरेंद्र। तीसरा, नरेंद्र के बाद आएगा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न
मात्र, जिसका नाम नहीं लिखते बनेगा, बताना लिख दूंगा, ठीक है। प्रसन्न मात्र। सबसे पहले सरबराज, सरब के बाद नरेंद्र, और नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन है। कुछ लोग मानते हैं कि अभी जो मैं नाम लिखने वाला हूँ ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग नाम हैं। तो हम भी यही पढ़ेंगे कि ये तीन व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, व्यक्ति एक ही है। नाम क्या है? तो इसका नाम है जयराज, जयराज, ठीक है। इसी को बोला जाता है दुर्गराज, जयराज या दुर्गराज। इसी का नाम है मनमात्र, मनमात्र। सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, दुर्गराज या फिर मनमात्र, ठीक है। याद हुआ यहाँ तक ना? यहाँ तक कोई परेशानी? आगे देखें। अब ये जो जयराज है इसके तीन पुत्र होंगे, ठीक है, तीन पुत्र, तीन पुत्र। कितने? तीन पुत्र। पहले का नाम रहेगा, पहले का नाम सुदेवराज, सुदेवराज, ठीक है, सुदेवराज। पहले बेटे का नाम सुदेवराज। दूसरे का नाम है प्रवरराज, प्रवरराज फर्स्ट, ठीक है, प्रवरराज। वो प्रवर सेन थे उन लोग। ये कौन है? प्रवर राज, ठीक है। तीसरे का नाम है व्याघ्रराज। व्याघ्रराज एक और मिला था जो कि हम कहाँ पर देखे थे? नल डायनेस्टी में देखे थे। ये दूसरा व्याघ्रराज जो कि सरबपुरी वंश से संबंधित है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सरब जब भी बोलोगे तो राज शब्द याद आना चाहिए, जब भी वाकाटक बोलोगे तो सेन याद आना चाहिए। दोनों कंडीशन में ये दो नाम रिपीट होते आपको दिखेंगे। मतलब कौन कौन से? प्रवरराज और व्याघ्रराज। व्याघ्रराज नल डायनेस्टी का है, प्रवरराज वाकाटक डायनेस्टी का है, लेकिन वहां पर प्रवर सेन था, यहाँ पर राज। यहाँ तक समझ आया? इस वंश का अंतिम शासक हम देखेंगे सुदेवराज का बेटा, जिसका नाम रहेगा प्रवरराज, प्रवरराज सेकंड, ठीक है, प्रवरराज सेकंड। याद रहेगा क्या क्या? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज फर्स्ट, व्याघ्रराज और लास्ट में प्रवरराज द्वितीय या सेकंड, ठीक है। ये सभी शासक कल की क्लास में हम इसके डील को देखेंगे, ठीक है, कि ये शासक क्या क्या किए, कैसे कैसे इस वंश में क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद करके रखोगे, जो आज पढ़े उन दोनों डायनेस्टीज़ को याद करके रखोगे। फिर इसके आगे मैं कहानी कल बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे ये रूल किए और क्या क्या हुआ, ठीक। कुछ समझ नहीं आया होगा तो कल की क्लास में पूछ लेना या ऑफिस में मिलके पूछ सकते हो, पर याद होना चाहिए।